नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडियो फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि चौरसिया नृत्य इनमें से किस जिले में होता है। तो ये जौनपुर जिले में होता है। यानी अगर राज्य पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश का है, लेकिन अगर जिला पूछा जाएगा तो ये जौनपुर में होता है और ये कहारों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीमेंट कारखाना इनमें से कहाँ पर स्थित है। तो ये चुर्क में स्थित है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो ये नोएडा और आगरा में स्थापित किए गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर स्थित है। तो एग्रो प्रोसेसिंग जो जोन है वो आपका सहारनपुर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 84 गुंबद किस स्थान पर स्थित है। तो 84 गुंबद जो है वो जालौन में स्थित है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम ये आगरा में स्थित है और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है। तो ये दुर्गादास जी हैं, ये बुक याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोर टेम्पल इनमें से किस राज्य में स्थित है। सोर टेम्पल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। हम्पी कर्नाटक में है और मानस राष्ट्रीय पार्क आसाम में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो ये 12 अवतार को किया गया है। मत्स्य और कच्छप के बाद यह भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है और इस अवतार में भगवान विष्णु का मुख सूकर का तथा शरीर मानव का दिखाया गया है, यानी बताया गया है। अगला प्रश्न है, राजानंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण हैं, कौन कौन से हैं। तो ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, वहां पर राजानंद का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख से उसकी कलिंग विजय सूचित होती है। रुमिनदेही अभिलेख से अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण मिलता है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से उसके द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की भी जानकारी मिलती है। तो ये इसकी व्याख्या आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, कब की है। तो ये गुप्त काल की है। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। गुप्त काल की 3 बुद्ध मूर्तियां उल्लेखनीय हैं, कौन कौन सी। तो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की बुद्ध मूर्ति और सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति, जो कि बर्मिंघम संग्रहालय में स्थित है, रखी गई है। इनमें से सारनाथ बुद्ध मूर्ति अत्यधिक ही आकर्षक है। अगला प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक छत्रप रुद्रसिंह तृतीय पर विजय करने के उपलक्ष्य में व्याघ्र श्रेणी के चांदी के सिक्के चलाए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो एलोरा में राष्ट्रकूट में तो ये राष्ट्रकूट ने करवाए थे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, और ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार किस वर्ष खोला गया था। तो ये 1813 में खोल दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार के द्वार खोल दिए गए थे। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार एकाधिकार व्यापार चल रहा था, उसे खत्म कर दिया गया था। अब कोई भी व्यापार कर सकता था, ये इस तरह का
प्रावधान लाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? तो ये बंगाल गजट है। बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था वो 29 जनवरी 1780 को हुआ था। इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था और आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम वोल्ट द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था। याद रखिएगा। तो बंगाल गजट के बारे में ये आपको जानकारी दी गई है, इसके विषय में आप याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय जी ने की थी। कब की थी? तो 1828 में की थी। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना भी की गई थी और इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो ये कोलकाता के जोडासांकू में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की गई थी। इसे तत्वरंजनी या तत्वबोधिनी सभा कहते हैं। कालांतर में तत्वरंजनी सभा ही तत्वबोधिनी सभा के रूप में अस्तित्व में आई है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अधिनियम के तहत प्रति को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी, प्रति नहीं है यहाँ पर है प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो ये 1935 के अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के ही पास में थीं। दोस्तों, ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में पारित हुआ था। लॉर्ड मिंटो के समय में मार्लो मिंटो सुधार 1909 पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, कौन था? तो ये अभिनव भारत था। पहले सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नाम की एक संस्था स्थापित की, जो शीघ्र ही गुप्त सभा अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गई थी। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की सिफारिश की गई थी तथा साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि उच्च भारतीय सिविल सेवा की 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इस संस्कृति के आधार पर ही 1922 में संस्कृति नहीं है, संस्तुति है। इस संस्तुति के आधार पर 1922 के बाद सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में पाठक की अस्थायी सरकार कहाँ पर बनाई गई थी? तो ये अफगानिस्तान में बनाई गई थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार 1915 में अफगानिस्तान में बनाई गई थी। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह ने अफगानिस्तान की अमीर की मदद लेने की कोशिश की और काबुल में एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? तो ये सरदार भगत सिंह जी से जुड़ा हुआ है। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह जी ने दिया था, जबकि इसकी रचना जो की थी वो कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, याद रखिएगा। लेकिन ये जो ज़्यादा प्रचलन में आया ये भगत सिंह के समय में ही प्रचलन में ज़्यादा आया है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के बाद इनमें से किस संपादित किया गया? तो ये पूना समझौता हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थीं, जिसमें दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक करार दिया गया था और उन्हें हिंदू समाज से अलग कर दिया गया था। इसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता भी हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लाल किले में चले मुकदमे में आजाद हिंद
फौज के अधिकारियों के पक्ष में इसमें से किसने वकालत की थी? तो ये टीबी सप्रू ने की थी। लाल किले में चले मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में तब टीबी सप्रू ने वकालत की थी और भूलाभाई देसाई बचाव पक्ष के वकीलों की अगुवाई कर रहे थे। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया? तो ये 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, वहां पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया था। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पर प्रसन्नता और उल्लास के बीच में भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। कांग्रेस ने के लाहौर अधिवेशन में 1929 में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया और पूर्ण स्वराज की घोषणा भी की गई थी। अगला प्रश्न है, किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो ये अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार द्वीप को अलग करता है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है एवं मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत निम्नलिखित में से हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था? तो ये प्लीस्टोसीन हिम युग में हिमानीकृत हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंगरेली कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, यानी किस राज्य में है? तो नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना आसाम राज्य में है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो तेल के भंडार पाए जाते हैं वो आसाम में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, आज की श्रृंखला में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। कल की श्रृंखला में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।